मतलब हमारा जो मॉड्यूल है ना वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम ये वाला मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले कोई थोड़ी सी प्री रेक्विजिट है इस मॉड्यूल की, कि भाई आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी किसकी है, वेबसाइट्स की करनी है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने पहले ऑप्टिमाइजेशन की तो हमने कहा बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की, इसीलिए मैंने पहले आपको प्रोफाइल बनानी सिखाई, फिर ऑप्टिमाइजेशन करनी सिखाई। तो इसका मतलब अब हम कह रहे हैं भाई वेबसाइट्स की एसईओ होगी। तो अगर हम वेबसाइट्स को ही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और वेबसाइट पे जाके काम नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब हुआ, हम तो उसकी एसईओ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी हमारा मॉड्यूल तो एसईओ का है, लेकिन उसकी जो प्रीरेक्विजिट है हमारे पास वो क्या है कि आपको वेबसाइट एडिट करनी आनी चाहिए। अगर आपको वेबसाइट एडिट करनी नहीं आती तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो एसईओ भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई है। तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं, मैं ये सपोज करता हूँ कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, किसी को भी वेबसाइट्स बनानी नहीं आती है, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट के कोर्स की तरह हम वेबसाइट बनाना भी नहीं सीखते हैं। हम ऐसे सीखते हैं वेबसाइट बनाना कि जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हैं और उन्होंने आपसे काम लेना होता है, तो वो काम लेने के लिए आपको कुछ पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे ही है ना। वो आपको बताते हैं कि भाई इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो, तो इस तरह करने से उनका सारा काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी कंपनी में कोई एमबीए के बंदे को हायर कर ले और उसे सेल्स पे रखा हो, मार्केटिंग पे रखा हो, लेकिन उस बंदे को एक्सेल ना आता हो, बिल्कुल ही ना आता हो, तो वो ये नहीं है कि एक बंदे की ड्यूटी लगाएंगे कि भाई आओ तुम्हें पहले बिठाकर एक्सेल सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। वो ये नहीं करेंगे, बल्कि उसने एक्सेल कैसे इस्तेमाल करना है, मे भी उसने कोटेशंस बनाने के लिए एक्सेल इस्तेमाल करना है, तो वो क्या करेंगे, एक दफ़ा एक सीनियर के साथ उसे बिठा देंगे कि भाई ये भाई कोटेशन बना रहा है, इसके साथ बैठ जाए, ताकि आपको भी पता लग जाए। 2-3 दफ़ा उसके साथ बैठ के जब वो कोटेशन बनाएगा तो एक्सेल तो उसने फिर भी नहीं सीखा, लेकिन एक्सेल में उसने कोटेशन बनानी सीख लिया। समझ आ गई मेरी बात। सो इसी तरीके से हमने वेबसाइट को भी सीखना है, लेकिन हम वेबसाइट डेवलपर की तरह नहीं सीखना, बल्कि हमने एसईओ ऑप्टिमाइजर की तरह सीखना कि भाई हमने वेबसाइट की एसईओ करनी है। तो अगर हम वेबसाइट एडिट नहीं कर सकते तो हम वेबसाइट की एसईओ भी नहीं कर सकते। यानी हमें अगर एसईओ करनी है तो हमें वेबसाइट एडिट करनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं। ये मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं, professionalkitchen.deckitchen.org। अब आप ये देखिए नेट को क्या हुआ, ठीक है, चल रहा है अपनी तरफ से, तो वो चल रहा है। प्रोफेशनल किचन, मेरा ख्याल है कि हमने वेबसाइट का नाम गलत लिखा है। ठीक है, अब देख रहे हैं नेट नहीं चलता तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। नेट के बगैर हम कोर्स को आगे नहीं लेके चल सकते। नहीं होगा तो फिर मैं अपना चलाना पड़ेगा मुझे। गूगल करें ज़रा, गूगल चल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये देखिए ऊपर वेबसाइट वही है ये जो मैं खोल रहा था, ये लिख रहा था ना यूआरएल में, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वेबसाइट रैंक हुई है। अब खुल गई है। ये दिखा मैं इसलिए आपको रहा हूँ कि ये एक वेबसाइट है मिसाल के तौर पर, और हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है। तो कोई हमारे पास आता है कि भाई मुझे ये वेबसाइट लेकर अपनी आ जाता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट बनी हुई है, मगर ये गूगल पे नज़र नहीं आती है। क्या कब नज़र नहीं आती है, जब कोई बंदा प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हो, जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, तो हमारी वेबसाइट नज़र नहीं आती। जब कोई बंदा कीवर्ड्स लिखे ऐसे जो कि हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट नज़र नहीं आती। हाँ, जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट का नाम लिखता है तो वेबसाइट आ जाती है, लेकिन वेबसाइट का नाम लिखने से तो वेबसाइट नहीं देखनी आपने। तो हम तो कह रहे हैं भाई हमारे कस्टमर्स ने
जो चीज़ उसको चाहिए वो लिखनी है, तो उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए। वो क्या चीज़ है? वो कीवर्ड्स हैं। और किस चीज़ के कीवर्ड्स होंगे? वो हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स होंगे और वो हमारी सर्विसेज के कीवर्ड्स होंगे। मतलब इन्हीं चीज़ों के कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे। जैसे हम इसको देखें तो ये एक वेबसाइट है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि किचन की मशीनरी सेल करने के लिए है, लेकिन प्रोफेशनल किचन मशीनरी। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या हुआ? जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती है, जो बड़ी बड़ी कैंटीन्स में यूज़ होती है, जो कैफ़ेज़ में यूज़ होती है, उसकी बात हो रही है हमारी। तो कोई भी बंदा उन मशीनों का नाम लिखे तो वेबसाइट आनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई भी बंदा इस कंपनी का नाम अगर दस्तगीर इंजीनियरिंग हो, ठीक है, या पाकीज़ा हो या पीक हो, तो ये नाम लिखे जाएँ तो कंपनी आ जाए। ये तो नहीं चाहिए। चाहिए तो ये कि किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट लिखे, वो हमारे कीवर्ड्स हैं। एसईओ को भी हम नहीं देख रहे, अभी हम वेबसाइट के मतलब बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट बनी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि जो वेबसाइट होती है इसका प्लेटफॉर्म कैसी होती है ये, क्योंकि हमने इसको एडिट करना सीखना है ना बेसिकली। तो हम पहले ये समझ लें, बजाय इसके कि हम ये कंफ्यूज हों कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई हम करने बैठने के हैं कि भाई ये तो नया कोर्स बीच में शुरू हो गया कि अभी वेबसाइट भी सीखनी पड़ेगी हमें। सो वेबसाइट को हमने बिल्कुल उस तरह सीखना है जैसे ऑफिस में आप एक्सेल में कोटेशन बनानी सीखते हो, ठीक है, क्योंकि हमने वेबसाइट की एसईओ करनी है। तो एसईओ करने के लिए हमारे पास जितना इंटरफेस अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हम उसको देखेंगे, लेकिन उसमें आप वेबसाइट अपनी बनाएंगे। जैसे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है ना सबने, इसी तरह मैंने सबसे आपकी वेबसाइट भी बनवानी है, ठीक है। अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखें तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह की दिख रही है हमें। तो अगर आप देखें एक आम स्ट्रक्चर है ये, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई यूनिक स्ट्रक्चर है, बल्कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सब इसी तरह की बनी होती हैं। सबसे ऊपर देखें एक हेडर सा बना हुआ है और उसके राइट साइड पर सोशल मीडिया के छोटे छोटे बटन आपको नजर आ रहे हैं, 2-3। फेसबुक पर जाना है, लिंक्डइन पर जाना है, ट्विटर पर जाना है या यूट्यूब पर जाना है, बटन पे क्लिक करेगा कोई भी तो उधर चला जाएगा, ठीक है। ये एक आम सा साइंस है जो वेबसाइट की होती है, हर वेबसाइट पे ये चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए तो आपको एक नीचे लोगो नज़र आ रहा है, वो उस वेबसाइट का लोगो है। ये भी एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है सब में। उसके बाद राइट साइड पर आपको मेन्यू नज़र आ रहा है ना नज़र, ये हमें वेबसाइट का मेन्यू नज़र आ रहा है। मैं इसे छोटा करता हूँ, विंडो छोटी कर रहा हूँ मैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। क्यों छोटा किया मैंने आपको ये भी पता लग जाएगा अभी। जी, क्या बना दिया मैंने इसको, डेस्कटॉप को मोबाइल बना दिया, मोबाइल बना दिया ना। तो जैसे मैंने इसको मोबाइल व्यू में किया है तो आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एकदम स्टाइल सारा चेंज हो गया। ऐसे नहीं है कि मोबाइल पे करने से भी इसने वैसे ही रखा है और चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, ऐसे नहीं हुआ। बल्कि जैसे ही मैंने इसको छोटा किया है इसने इसका जूम जो है वो मोबाइल वाला कर दिया है, और जो हमें पहले मेन्यूज नज़र आ रहे थे वो नज़र भी नहीं आ रहे, बल्कि वो किस में चले गए हैं, वो मेन्यूज ये इस मेन्यू बार में चले गए हैं। और ये मेन्यू बार पहले नज़र नहीं आ रही थी हमें। जब हम इसे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं तो ये इस तरह व्यू दिखा रही है, और जब हम इसको छोटा करके देखते हैं, मोबाइल की शक्ल में देखते हैं, तो ये बिल्कुल देखें ये सेंटर में आ गया, जबकि पहले ये लेफ्ट पर था, इसलिए कि वो डेस्कटॉप लेआउट था, ये मोबाइल लेआउट है। अच्छा, अब मेन्यू ये पड़ा हुआ है सारा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आजकल के दौर की बनी हुई वेबसाइट है, लेटेस्ट वेबसाइट है, मतलब मेरे लेटेस्ट स्टाइल की वेबसाइट बनी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और वेबसाइट खोल लूँ, ये एक वेबसाइट खोल लूँ, ये वेबसाइट खुल गई है, इसको भी मैं छोटा करूं, हाँ जी, नहीं कुछ समझ आया ना इसको। इसका मेन्यू देखें किधर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई ज़्यादा अच्छी वेबसाइट नहीं बनी हुई, स्ट्रक्चर इसका ठीक नहीं बना हुआ। यानी ये मोबाइल पर जाकर अपने आप को मोबाइल कंपैटिबल नहीं करती है, जबकि दूसरी वेबसाइट को जब हमने देखा है तो जब हम उसको देखते हैं तो वो अपने आप को मोबाइल पर जाकर मोबाइल स्टाइल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, कि ये रिस्पॉन्सिव है कि आप इन्हें मोबाइल पे खोलोगे तो ये मोबाइल की शक्ल में नज़र आएंगी,
डेस्कटॉप पे खोलोगे तो यानी सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, आप जब किसी वेबसाइट को देखते हैं एसईओ करने के लिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या जो वेबसाइट बनी हुई है वो मोबाइल फ्रेंडली है और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब आपको रिस्पॉन्सिव की समझ आ गई होगी कि रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है। यानी आपने जब भी कोई एसईओ प्रोजेक्ट आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं और खुद से इस तरह से उसको चेक भी कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया उसको कि क्या रिस्पॉन्सिव है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, चलो ये हमें पता लग गया रिस्पॉन्सिव है। अब आ जाते हैं आगे। ये मेन्यू नजर आ रहा है हमें वेबसाइट का, यही एक आम स्टैंडर्ड सा मेन्यू बना होता है हर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और नीचे आए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दो नजर आ रही हैं। ये क्या है जी, ये स्लाइडर है, दो स्लाइडर्स आ रहे हैं। आमतौर पर ये भी एक आम सी रूटीन है कि हम वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्होंने स्लाइडर्स लगाए होते हैं। हाँ, जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या ये स्लाइडर्स एसईओ फ्रेंडली होते हैं कि एसईओ को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हम एसईओ में पढ़ेंगे। ठीक है, हम रेकमेंड नहीं करते स्लाइडर्स लगाना जब हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। लेकिन जब हम वेबसाइट की खूबसूरती के हिसाब से देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई हर बंदा कहता है मेरी वेबसाइट पे स्लाइडर होना चाहिए। और अगर हम इसका यूज़र एक्सपीरियंस देखें, अपना यूज़र एक्सपीरियंस देखें कि हम आज तक जितनी वेबसाइट्स खोली हैं, आज तक कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि हमने जाते वेबसाइट खोलते ही पहले उसके स्लाइडर्स चेक किए हों? कभी भी नहीं करते हम तो हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिस इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, उसके ऊपर एक स्लाइडर तो नज़र आ जाएगा आपको शुरू में, लेकिन जो उसका दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो तो नहीं आप देखते। कभी भी इस तरह करके आप राइट साइड पे स्लाइडर्स नहीं चेक करते। ठीक है, ये वेबसाइट को स्लो करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं और नीचे जी। और क्या आ गया, ये आपको पता है मैं क्या बता रहा हूँ? बेसिकली स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ आपको सारी, ये बता रहा हूँ कि ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है। इन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड कर लिया तो इसका मतलब है हम वेबसाइट भी एडिट कर लेंगे। इन्हीं चीज़ों को हमें एडिट करना है, बेसिकली इन्हीं चीज़ों को हमने चेंज करना है, इन्हीं चीज़ों को हमें एडिट करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? हेडिंग और टेक्स्ट। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो यही कॉम्बिनेशन काफ़ी टेक्स्ट का मिल रहा है मुझे, ऐसे ही है, मतलब हेडिंग और टेक्स्ट। हेडिंग जो है ये हेडिंग स्टाइल्स हैं और ये जो है पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बीच में आप देख रहे हैं बोल्ड हुआ है, ये एक अलहदा से फॉर्मेटिंग है, बोल्ड की फॉर्मेटिंग हुई है। यानी मैंने तीन चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। मैंने कहा एक हेडिंग स्टाइल है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट है, और पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर मैंने जिसको एम्फेसिस करना है, जिसको हाईलाइट करना है, तो उधर मैंने उधर उसको बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और देखें क्या चीज़ आ रही है, तस्वीरें, इमेजेस एक वेबसाइट में हमें नजर आ रहे हैं। और यही भी देखें आप, बार बार नजर आ रहे हैं आपको, आ रही है ना बार बार तस्वीरें नजर। मतलब ये डिपेंड करता है किसकी वेबसाइट में ज्यादा है, किसकी में कम है। लेकिन और क्या कंटेंट नजर आ रहा है हमें? इमेजेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद और ऊपर आए वापस, अच्छा जी, और क्या चीज है जी? माउस रखा मैंने, लिंक्स नजर आ रहे हैं हमें एक वेबसाइट के ऊपर, लिंक्स बने हुए हैं। और उसके बाद नीचे आए, नई चीज की बात कर रहा हूं, सिर्फ यूनिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और ये सबसे एंड पर क्या आ रहा है? इसके गूगल मैप आ रहा है। अब इसीलिए हमने पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई है। जिसकी बिजनेस प्रोफाइल है उसका यहाँ बिजनेस शो होगा, आ रहा है ना। यानी ये बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने उसकी प्रोफाइल को एम्बेड कर दिया वेबसाइट के अंदर। ठीक है ना, जैसे हम इस वक्त नजर आ रहा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो ये जो भी कंपनी है उसकी प्रोफाइल हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। तो अगर आपकी मिसाल के तौर पर प्रोफाइल है ही नहीं, फॉर एग्जांपल बनाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे तो नहीं ला सकते, कंपनी का नाम नहीं आएगा, प्रोफाइल तो आ ही सकती है। अगर शेयर करके कोड एम्बेड करेंगे तो लोकेशन तो शो होगी, लेकिन आपकी कंपनी का नाम उस पर नहीं आ रहा होगा, वो एक सिंपल सी लोकेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं भाई बिजनेस प्रोफाइल पहले बनाओ। और उसके बाद नीचे आए, और क्या है? ये फुटर है वेबसाइट का। या फुटर का क्या मतलब है कि भाई जो चीज़ें ऊपर देख रहे थे, एक बंदा नीचे आ गया तो उसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत दोबारा पड़ सकती है, तो वही सब चीज़ें जो ऊपर थी यहाँ पर भी रिपीट हो गई हैं। वेबसाइट ख़त्म हो गई, मैंने कहा वेबसाइट ख़त्म हो गई है। यानी कि ये चीज़ें हैं जो हमें एडिट करनी है। तो अभी हमने जो मोटी मोटी चीज़ें देखी हैं, हमें समझ में आ गई हैं कि भाई एक तो मेन्यू है जो कभी हमें चेंज करना पड़ सकता है, मतलब किसी का मेन्यू छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी के मेन्यू को कम करना होगा, किसी के मेन्यू को बड़ा करना होगा। एक कंपनी का लोगो होगा, ठीक है, उसके बाद कंटेंट होगा, उसके बाद इमेजेस होंगे, उसके बाद हेडिंग स्टाइल है, उसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट है, और उसके बाद एक मैप लगा हुआ है और हाइपर लिंक्स है। ऐसे ही है,
ये मुख्तसर सी मैंने आपसे सारी वेब डिज़ाइनिंग को डिस्कस कर दिया कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है। ये हमने समझना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये वेबसाइट मैं आपको देता हूँ कॉपी करके, और इस वेबसाइट की शक्ल आपने चेंज कर देनी है और आप सबकी अपनी वेबसाइट बन जाए, यानी कि स्ट्रक्चर यही रहेगा, टेम्पलेट यही वाली रहे, लेकिन हो क्या, मेन्यू आप अपने कर लें। आपको 1 2 3 4 5 यही 4 5 चाहिए कि 3 चाहिए कि 6 चाहिए, इनको चेंज करना हम सीख लेते हैं। अच्छा, यहां पर तस्वीर किसकी आ रही है, किचन की आ रही है, तो यहां पर आप क्या करोगे, 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। अभी हम सीखेंगे कि ये 2 तस्वीरें कैसे चेंज हो जाएंगी यहां से, ये आप ही की प्रोडक्ट की तस्वीरें बन जाए। उसके बाद ये लोगो है, ये लोगो आपका हो जाए, तो यहां तक तो वेबसाइट आपकी होगी सारी। ऐसे ही है ना। ऊपर क्या आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोग्राम्स आ रहे हैं ऊपर, यानी कि फेसबुक आ रहा है, ये देखें कहाँ मैं कह रहा हूँ भला, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, और इसकी हमने कुछ डिलीट नहीं करना, हमने हर चीज़ को एडिट करना है। सिर्फ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ, फेसबुक खुल जाएगा उनका, तो यहाँ पर जाकर हम अपना फेसबुक देखेंगे, ताकि कस्टमर जब इस पर क्लिक करे तो हमारे फेसबुक पर आए। अच्छा, और वापस आ जाते हैं नीचे। इधर हम अपने कंटेंट, अब अगला काम क्या आपका, आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कंटेंट लिखना है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखना पड़ेगा हमें, मतलब इट इज़ नॉट। अब आप देख रहे हैं कि हमने एक चीज़ कॉपी कर ली है, हमने पूरी वेबसाइट की एक टेम्पलेट कॉपी की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टेम्पलेट, मैं इस वेबसाइट के साथ 200 वेबसाइट्स भी बना दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टेम्पलेट के ऊपर। लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट का डाटा कॉपी कर लूँगा तो मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं कर सकता, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। यानी कि जो सबसे पहला फैक्टर है एसईओ का, वो क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। यानी सबसे पहला फैक्टर क्या है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का क्या मतलब है कि कॉपी नहीं होना चाहिए, उसका एक सेंटेंस भी कॉपी नहीं होना चाहिए। यानी आपने इधर से आइडिया ले लेना, लेकिन आपने कंटेंट अपना बनाना है। यानी ये सबसे पहला फैक्टर है। और अगर आप यूनिक कंटेंट के साथ अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाते हैं। और अगर उसमें आप कुछ डुप्लीकेट रखते हैं तो क्राउलर भी आपकी वेबसाइट्स को क्राउल नहीं करता। अभी हम देखेंगे क्राउलर क्या है, ठीक है। क्राउलर क्या है, जो आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा है कि भाई इसे सर्च इंजन पे दिखाना है कि नहीं दिखाना, उसकी बात हो रही है। लेकिन हम डिटेल से पढ़ेंगे क्राउलर क्या होता है जब एसईओ पढ़ रहे होंगे। जी, समझ आ गई बात की सारी। यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि आपने इस सारी वेबसाइट को अपना कर लेना है। ये आज मैं आप लोगों से इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा वेबसाइट, ठीक है। ये वाली होगी या कोई और वेबसाइट होगी, इसी स्ट्रक्चर की होगी, ठीक है। तो आपका सबसे पहला टास्क तो ये है कि अब हम सीखना शुरू करेंगे जब इसको, तो आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और हम उसको अपलोड भी करेंगे। मतलब ऐसे नहीं है, हमने कोई काम ऑफलाइन नहीं करना, ठीक है ना। आपने प्रोफाइल बनाई है ना, तो मैं आपसे बनवा रहा हूँ प्रोफाइल, यानी कि आपने जो भी काम करना है लाइव करना है। बनेगी वेबसाइट तो ऑफलाइन ही आपकी, मतलब आप वेबसाइट अपनी घर में बैठ के बनाओगे, ऑफलाइन बनाओगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि भाई वेबसाइट मेरी तैयार हो गई है, फिर हम उसको लाइव कर देंगे। अब वेबसाइट को लाइव कहाँ पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ठीक है ना। सर्वर्स पे करते हैं, वेब सर्वर्स पे करते हैं। वो भी हम देखेंगे कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, और डोमेन और होस्टिंग की क्या ज़रूरत है वेबसाइट के लिए, कहाँ से ली जाती है, पैसे खर्च के लेते हैं कि पैसों के बगैर मिल सकती है हमें, ये चीज़ भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि हमें वेबसाइट बनानी है। ठीक है, सबसे पहला काम तो है हमारा वेबसाइट। और अब आपने ये नहीं समझना कि बड़ा कोई मुश्किल फेज़ में हम दाखिल हो रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ चंद टैग्स बताने हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि मैंने जिन चीज़ों के नाम लिए हैं उनको एडिट करने के लिए मुझे जिन टैग्स की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ उनको ही देखना है। अब वेबसाइट्स के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, मतलब दो तरह की वेबसाइट्स हैं, सिंपली आप समझ लें, दो ही तरह की वेबसाइट्स हैं सिर्फ। एक वेबसाइट्स जो कोडिंग के साथ बनती है, और एक वेबसाइट्स जो कोडिंग के साथ नहीं होती बल्कि ग्राफिकल इंटरफेस में बनती है। बस दो तरह की वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट जो कोडिंग से बनेगी और एक वेबसाइट जो ग्राफिकली बन जाएगी। जो वेबसाइट ग्राफिकली बनती है उसको हम बोलते हैं CMS,
CMS टाइप साइट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर करने के बाद, हम कंप्लीट करने के बाद हम ये नहीं समझ रहे कि हम डेवलपर बन रहे हैं, ठीक है, हम डेवलपर नहीं बन रहे, बल्कि हमें प्रोजेक्ट मिलेंगे एसईओ के। लेकिन आपने जब किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो आपने वेबसाइट को खोल के एसईओ करनी है। तो जब आपने वेबसाइट को खोला है तो आप उस पर काम ना कर पाए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। लैपटॉप को तो मैं यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन मुझे लैपटॉप यूज़ करना तो आना चाहिए ना। या मैं नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नेटवर्क यूज़ करना आना चाहिए। नेटवर्किंग कैसे करनी है, केबल कैसे बनानी है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे नेटवर्क इन्वायरमेंट में लॉगिन कैसे होना है, डाटा कैसे सेव करना है, ये तो आना चाहिए। यही काम हमने सीखने हैं कि हमें वेबसाइट को एडिट करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहला फेज़ जो है वो ये है कि आपने, और ये फेज़ भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, इसको हमने कोशिश करनी है 1 से 2 हफ्तों में कंप्लीट करने कि आप वेबसाइट अपनी बना लें। और इस फेज़ में ही आपका टाइम घर में जो है सबसे ज़्यादा लगना है, इसलिए कि आपने बिल्कुल एक नई चीज़ बनानी है अपने लिए। और आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपने बनाना क्या है। मैं कहता सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई मॉडल ना हो तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, एज ए डिजिटल मार्केटर। और एज ए डिजिटल मार्केटर आपका जो पोर्टफोलियो है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही होंगी, बहुत सारे बंदे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे खुद से, उनकी वेबसाइट्स होंगी। उनके मॉडल को कॉपी करें, कंटेंट अपना लिख लें, मॉडल उनका ले लें, वेबसाइट की टेम्पलेट आपको ये मिल जाएगी। समझ आ गई ना बात की, यानी कि टेम्पलेट आपको मिल गई। चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इंटरनेट पर जाना है और वहाँ पर जाकर डिजिटल मार्केटर्स की साइट्स को देखना है। क्या देखना है कि भाई वो उनकी जो साइट है उसके ऊपर उसने कम से कम कितने मेन्यूज रखे हुए हैं, उतने ही मेन्यूज आप भी ले लें। फ्रंट पेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और हमने अभी फिलहाल ये करना है कि हमने सारी चीज़ें बनानी है, लेकिन अभी फिलहाल हमने एसईओ के लिए ये करना है कि हमने होम पेज अपना तैयार कर लेना है। होम पेज भी इसको कहते हैं, लैंडिंग पेज भी इसको कहते हैं, ठीक है, वो हमने तैयार करना है। बाकी के पेज भी हम बनाएंगे साथ साथ, लेकिन पहले मरहले में हम होम पेज तैयार कर लेंगे अपना कि भाई ये हमारा होम पेज है जी। समझ आ गया हम क्या करने जा रहे हैं। अभी आपको मैंने सिर्फ ये समझाया कि हम क्या करने जा रहे हैं ताकि आपको पता होगा हमने करना क्या है। यानी हमने क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है अपने लिए सबने, और उसके लिए हमें वेबसाइट को थोड़ा सा कुछ बेसिक टैग्स आने चाहिए। अब जो वेबसाइट है ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ये सबको पता होगा। ये तो सिंपल सी बात है ना कि मिसाल के तौर पर होम पे कुछ और लिखा हुआ है, अबाउट पे कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, होम की फाइल एक अलग फाइल है और अबाउट की फाइल एक अलग फाइल है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पे, गैलरी पे जो लिखा हुआ है ये भी फाइल्स होंगी। सो बेसिकली वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। और ये किस तरह की कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ये HTML फाइल्स है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स नहीं है, ये एक्सेल की फाइल्स नहीं है, बल्कि ये HTML टाइप की फाइल्स हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हमें नहीं थ्योरी पढ़नी, बिल्कुल हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमने ये समझना कि भाई HTML फाइल्स में बनना चाहिए, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हमें HTML फाइल बनानी है। और अगर हम कहें कि भाई CMS है तो फिर हम कहेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, विक्स की वेबसाइट हो सकती है, शॉपिफाई की वेबसाइट हो सकती है, उसमें हम स्टैंडर्ड बनाएंगे वर्डप्रेस को, ठीक है, वर्डप्रेस को स्टैंडर्ड बना के हम आगे जाएंगे। उसको भी हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने बनानी नहीं है, वो बनी हुई जो वेबसाइट्स आपके पास आएंगी मैं उनको आपको एडिट करनी, यानी उसकी एसईओ कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की एसईओ कैसे होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट्स की जो फाइल्स हैं वो किस तरह की फाइल्स हैं, HTML फाइल्स हैं। तो हमें क्या बनाना आना चाहिए, HTML फाइल बनानी आनी चाहिए। ऐसे ही है ना, हमें HTML फाइल बनानी आएगी तो वेबसाइट की फाइल्स बनानी हमें आ जाएगी, खुद ब खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल आज पहले दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इसमें मैं ये सपोज नहीं कर रहा कि किसी का कोई बैकग्राउंड नॉलेज है। सो इसलिए किसी ने ये नहीं समझना कि दूसरे को ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो मुझे कम समझ में आ रहा है, तो शायद उसका नॉलेज हो। तो मैंने उस लेवल से शुरू करना है कि जब कोई बंदा बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेता है, ठीक है, हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ वही वाली बात करेंगे, मतलब हमने कोई और बात नहीं करनी है।
सो बात शुरू हो रही है कहाँ से? HTML फाइल बनाने से, ठीक है। अभी हम वेबसाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं क्योंकि वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ HTML फाइल्स। तो हम पहले ये तो देख लें HTML फाइल क्या होती है और कैसे बनेगी, ठीक है। अब HTML फाइल बनाने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई HTML फाइल बनानी है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए HTML फाइल को। मतलब क्या, जैसे लेटर लिखना है तो हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लेते हैं लेटर, तो क्या HTML फाइल के लिए हमें इंटरफेस कौन सा चाहिए? नोटपैड चाहिए, ठीक है जी। हम नोटपैड में जाकर अपनी एक HTML फाइल बनाते हैं। नोटपैड विंडो में होता है, जिसके पास भी विंडो है, कोई सा भी वर्जन है, उसमें नोटपैड तो शामिल ही होगा। तो आपने नोटपैड खोल लेना है। तो मैं यहाँ पर नोटपैड लिख देता हूँ, या मैं रन में जाकर नोटपैड लिख देता हूँ जी। एक नोटपैड प्लस प्लस भी आ गया है, इसको जरा हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं कि आपने काम इस पे करना है, लेकिन पहले हम स्टार्ट जो है वो नोटपैड से करेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर शामिल नहीं होता, ये नेट से मिल जाएगा आपको। बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, बस। तो नेट के ऊपर एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड हो जाएगा। मतलब इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है, और इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, फ्री टू यूज़ है। ये आ गया जी नोटपैड, इसे मैं खोल रहा हूँ, खुल गया। सबसे पहले हमें समझना क्या है कि भाई HTML जो फाइल होती है वो किस तरह की फाइल होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर लें तो हम कहते हैं भाई वर्ड का लेआउट क्या है, ठीक है। इसी तरह हम HTML फाइल का लेआउट समझ लेते हैं पहले। अब आमतौर पर हम जो फाइल बनाते हैं उसमें टाइपिंग करते हैं, लेकिन इसमें हम जो काम करेंगे वो टैग्स की मदद से टाइपिंग करेंगे। मतलब मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो इट इज़ सिंपल टाइपिंग। ये पता कैसे लगेगा कि भाई ये HTML है? ये तो नहीं पता लग रहा। तो इस मकसद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको इनक्लोज कर देते हैं कुछ टैग्स के अंदर जी। मैंने लिख दिया HTML, लिखा तो टेक्स्ट ही है, लेकिन शुरू में एक लेस देन का निशान लगाया और बाद में एक ग्रेटर देन का निशान लगाया, और इसको मैंने कह दिया कि ये टैग है, ठीक है, टैग के अंदर लिख दिया। तो इसे हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ HTML। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मेरी HTML फाइल यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, उसके बाद मैं इधर आया और दोबारा मैंने लिख दिया HTML और बंद कर दिया। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर HTML फाइल ख़त्म हो रही है। सो बस ख़त्म करने का टैग और शुरू करने का टैग तो एक जैसा होगा, लेकिन जब एंड करेंगे तो साथ स्लैश लगा देंगे। समझ आ गई बात की? यानी किसी भी टैग को आपने एंड करना है, जो भी उसका नाम है उसके साथ आपने क्या लगा देना है? स्लैश। मतलब एक चीज़ स्टार्ट की है, एंड करनी है तो स्लैश के साथ ही एंड होगी, उसी का नाम स्लैश। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक स्ट्रक्चर बन गया मेरी फाइल का। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखना है ना, इसके दरमियान में लिखना है। मेरी जो भी HTML फाइल है वो HTML और एंड HTML के दरमियान में आएगी। अब हम देखते हैं कि एक HTML के फाइल के स्ट्रक्चर में होता क्या है, कितने पार्ट्स हैं इसमें। मतलब इसमें एक पार्ट होता है हेड का, पहला पार्ट। सिंपल सी बात यह है, सबको ही पता है कि कोई भी चीज़ हेड होगी, है ना। जैसे हमारा हेड है, बॉडी है, फुट है, बिल्कुल इसी तरह इस फाइल का भी है। एक हेड होगा, एक बॉडी होगी और एक फुट होगा, यानी एक फुटर होगा इसका, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये हेड वाला पार्ट मैंने शुरू किया है तो क्लोज भी होगा। कैसे होगा? स्लैश के साथ हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अब जो बातें मैंने हेड में लिखनी है, मतलब जिन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि ये हेड का पार्ट है, उन्हें मैं हेड में लिख दूंगा, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि हेड का पार्ट क्या होता है, ये भी अभी हम देख रहे हैं। इसको अभी हम देखते हैं कि हेड का पार्ट क्या होता है जी। ये बताइए, मुख्तसर बात कर लें। हाँ, मुझे सिर्फ स्लिप दे दें, मैंने आपके नंबर लगाने हैं ना, ये मुझे व्हाट्सएप कर दें उस नंबर, ठीक है। आप भी कर दें। आपका नाम है अंशब, और आपका? अवैस ने भी भेजा नहीं प्रोजेक्ट? हाँ, बस भेज दें। तो मैंने आपको भेज दिया था। ठीक है, आपका देख लिया मैंने। सो एक पार्ट इसका कौन सा जी? हेड का पार्ट है। अभी हम देखते हैं कि हेड के पार्ट में लिखना क्या है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो कौन सा है? बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह, बॉडी का पार्ट है। तो इसे एंड कैसे करूं? स्लैश लगा के करें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी काफी कुछ आ सकता है, इसके अंदर भी काफी कुछ आ सकता है, और आखिरी पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। नीचे इसके जो कुछ भी है वो सब क्या है? फुटर है। इसके नीचे जो कुछ भी है वो सब फुटर ही है।
सो ये तो एक आप समझ लो कि मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया इसका कि HTML फाइल का सिंटेक्स क्या बनेगा आपका। स्टार्ट होगी, हेड लगेगा, बॉडी लगेगी और एंड हो जाएगा। अब हेड में क्या आएगा और बॉडी में क्या आएगा इसको जरा मुख्तसर सा पहले समझ लेते हैं। सो मैं दोबारा आपको वेबसाइट पे ले जाता हूं और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कुछ मैं आपको ड्रैग करके दिखा रहा हूं ये सब कुछ बॉडी है, यानी जो कुछ भी ये लिखा हुआ है ये सब किस में लिखा हुआ है, हमने बॉडी में लिखा हुआ है, यानी ये सब कुछ बॉडी का हिस्सा है जो कुछ भी आप देख रहे हो। और हेड का हिस्सा आपको यहां नजर नहीं आ रहा, हेड का पार्ट आपको वेबसाइट के अंदर नजर नहीं आएगा, बल्कि हेड का पार्ट बहुत सारा ऐसा होगा जो आपको सिर्फ टाइटल बार पे नजर आएगा। अब आप देखें जरा यहां पर क्या नजर आ रहा है, ऊपर ऊपर मैं आ गया हूं माउस लेके, तो इतनी बुरी शक्ल देख रहे हैं आप इतनी देर से, बताएं मुझे बस की शक्ल को ठीक कर दूं, हो जाएगी सही। ठीक हो गया, काबिल बर्दाश्त हो गया। और लाइट बंद करें, इधर से देखें, और भी कोई बटन है? सब ऑफ है, वो भी बंद करते मैं कह रहा हूँ, फिर आप लोगों को जरा थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तस्वीर ना, क्योंकि स्क्रीन का इशू है तो तस्वीर तो क्लियर हो ना थोड़ी सी। वो जलने दें बेशक, ये वाली बंद कर दें, ये वाली। ये तो आंखों को इरिटेट कर रहा था ना कलर जो पहले आ रहा था, करें? हाँ ठीक हो गया। हाँ हाँ जरूर आएंगे यार, मुझे खुशी होती है जब आप लोग आगे बैठते हैं तो है जी। ये वाला जो पार्ट है यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहां पर आपको दो तीन चीजें नजर आ रही हैं, एक ऊपर हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, एक URL नजर आ रहा है और एक तस्वीर नजर आ रही है, ऐसे ही है। ये वाली जो चीजें हैं ये हेड में लिखी हुई हैं। हेड में क्या होता है, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं ना हेड में होता क्या है, तो जितनी भी चीजें आपने डिक्लेयर करनी है या डिफाइन करनी है वो सब हेड में है, और जो चीजें आप डिक्लेयर कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं वो पेज पे नजर नहीं आ रही हैं, वो पेज पे नजर आने वाली चीजों को सपोर्ट करें। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इस वेबसाइट को ढूंढता हूं और मैं यहां लिखता हूं जी, लिखा मैंने। अब हम जरा देखते हैं कि इस सर्च रिजल्ट में इस हिस्से को पता है क्या बोलते हैं, पेज के गूगल सर्च इंजन के इस हिस्से को हम बोलते हैं सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्प कहलाता है ये, SERP सर्प। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि सर्प पे मैं जो लिखा है और उसके नतीजे में जो मुझे नजर आया है वो क्या है। मैंने एक कीवर्ड लिखा है और कीवर्ड लिखने के बाद मुझे एक URL नजर आया, URL के बाद मुझे एक टाइटल नजर आया और टाइटल के बाद मुझे एक डिस्क्रिप्शन नजर आई है और राइट साइड पर एक तस्वीर नजर आई है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हो इसमें से सिर्फ एक चीज जो है वो बॉडी में है और वो इमेज है, बाकी की आपने जितनी चीजें देखी हैं सब हेड से आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट का क्राउलर है, जो गूगल का क्राउलर है, वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए सबसे पहले किसे देखता है, हेड को देखता है। समझ आ गई बात की, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने हेड के अंदर, और हमारे काम की चीजें जो हेड में हैं वो क्या है, वो दो तीन चीजें हैं। एक आपको मैंने टाइटल दिखाया, एक डिस्क्रिप्शन जो भी हमने नहीं देखी, एक तस्वीर देखी है हमने, इस तरह की एक दो चीजें और होगी। और अगर वेबसाइट को काम करते हुए हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें प्रूव करने के लिए अपनी वेबसाइट पर ऐड करानी पड़ेंगी, तो ये सब किस पे आएंगी, हेड पे आएंगी। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है हमने अपनी, सो वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए गूगल वाले मुझे कहते हैं भाई ये कोड है, इस कोड को जाकर अपनी वेबसाइट में लिख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको मैं कहाँ लिखूंगा, हेड में लिखूंगा। समझ आ गई बात की, यानी कि वेरिफिकेशन कोड जितने भी आएंगे ना सारे के सारे किस पोर्शन में आते हैं, यानी ये काम है हेड का, बस इतना हमें हेड को समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर वापस। तो अभी हम जरा वही वाला हेड का काम कर लेते हैं जो उधर नजर आ रहा है हमें। तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर क्या नजर आ रहा है, टाइटल। सो यहां पर टैग भी हम टाइटल का ही लगा देते हैं। स्पेलिंग ऊपर ठीक लिखे हैं जी।
यहाँ लिख लेते हैं जी, बेस्ट लाहौर। टाइटल लग गया, लिखा गया ना टाइटल एक, ओके। चलिए अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मुझे बस ये टाइटल ही लिखना था फाइल में। अब हम इस फाइल को सेव कर लें। आपको लग रहा है कि ये फाइल बन चुकी हुई है कि कुछ कमी है इसमें? क्या? हाँ नहीं, सेव नहीं की, वैसे बनाने की हद तक आपको लग रहा है कि फाइल मुकम्मल है जितनी मैं देखना चाह रहा था। टाइटल ही देखना है मैंने सिर्फ, मुकम्मल है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमने स्टार्ट भी किया, एंड भी किया, हर टैग को स्टार्ट किया, एंड किया। इवन अभी बॉडी ना भी लगाऊं तो कोई मसला नहीं है, मैं बॉडी में अभी कुछ लिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये भी है कि अब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी बॉडी में कुछ नहीं नजर आएगा। आपको कहाँ पे नजर आएगा? सिर्फ टाइटल पे नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें आपको। तो मैं फाइल में जाता हूँ। अब ये वाला फेज आपने समझना है पहली दफा, इसलिए कि जब ये फाइल सेव करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फेज आपके लिए यही होता है कि फाइल ने सेव कैसे होना है और फाइल ने एग्जीक्यूट कैसे होना है। तो अब आपने इसको सेव करना है, तो मैं यहाँ से सेव एज में आ जाता हूँ। आगे चलिए जी, हम इसको अपने ही जिस जगह पे मैं आपके लेक्चर्स रखता हूँ वहीं पे रखता हूँ। ये है जी आपका बैच, ठीक है। टुडे इज 27th। जी ये नीचे से मैंने आपको बताया बगैर ही चेंज कर दिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही लिखा होना चाहिए, है ना। सबको पता है ना कि यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नोटपैड है तो नोटपैड के अंदर जो फाइल आपकी स्टैंडर्ड बनती है वो कौन सी बनती है? सिंपली टेक्स्ट फाइल ही बन रही होती है आपकी, मतलब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। कोई भी फाइल होगी तो वो टेक्स्ट होगी, मगर हम क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते टेक्स्ट फाइल बनाना, सो इसलिए हमें यहाँ से इसको रिमूव कर देना। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जो भी फाइल का नाम रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं रख लेता हूँ कंप्यूटर कॉलेज रख लेता हूँ, या फर्स्ट रख लेते हैं, फर्स्ट। ओहो, फर्स्ट डैश फाइल। अच्छा बीच में मैंने डैश लगा दिया, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको, आप समझ लें कि तीसरे लेक्चर में ये स्टोरी सुना दी है डैश की। यानी आपने जो फाइलों के नाम रखने हैं ना, जैसे मैं अपना नाम लिखूँ मोहम्मद अली मलिक, तो मैं मोहम्मद के बाद स्पेस दूंगा, अली के बाद भी स्पेस लिखूंगा और मलिक, ठीक है। तो स्पेस बार यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन आपने फाइल नेम में स्पेस बार इस्तेमाल नहीं करनी। आपने समझना है कि ये इल्लीगल कैरेक्टर है। यानी आपने जब किसी फाइल का नाम रखना है, चाहे वो HTML फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, तो आपने उसके बीच में स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जहाँ पर आपको स्पेस का इस्तेमाल करना है वहाँ पर आपने डैश इस्तेमाल कर लेना है। खाली जगह नहीं छोड़नी। क्यों नहीं छोड़नी? इसलिए कि खाली जगह भी एक कैरेक्टर है। और वो कौन सा कैरेक्टर है? वो 20% अक्सर देखते हो ना वेबसाइट्स पे लिखा हुआ भी आ रहा होता है। लंबे लंबे URL जब आते हैं तो उसमें बीच में कहीं लिखा हुआ आ जाता है, 20% का निशान नज़र आ जाता है, ठीक है। इसलिए कि ये एक इलीगल कैरेक्टर है और ये भी SEO फ्रेंडली फैक्टर एक नहीं है। सो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, आपने फाइलों के जो नाम है वो कैसे रखने हैं? डैश के साथ रखने हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कोशिश ये भी करनी है कि आपकी फाइलों के जो नाम हैं वो SEO फ्रेंडली नाम हो, ठीक है। मिसाल के तौर आपके कीवर्ड्स को आपने कोशिश करना है कि नामों में एडजस्ट करें, ठीक है। ये भी एक SEO का फैक्टर है। चलो जी, हमने लिख दिया फर्स्ट फाइल। बात मुकम्मल होगी कि कुछ और भी करना चाहिए? एक्सटेंशन यहाँ पर है .html। बात मुकम्मल हो गई। अब बात मुकम्मल होगी। जी हाँ, .h उसकी एक्सटेंशन होती है ना, किसकी? HTML की। .h इतना नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, पूरा लिखना है। हाँ, एक ये होती है HTML या ये होती है, ठीक है। अच्छा एक तरीका हो गया, सिंपली मैं सेव करूंगा तो फाइल सेव हो जाएगी, सबको पता लग रहा है ना। एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ सेव करने का, ताकि दोनों कंफ्यूज तो नहीं होंगे दो तरीकों में। दूसरा क्या तरीका? हम क्या किया था हम लोगों ने, हम इधर आए थे और इस वक्त ये सीन था हमारा, यही सीन था ना हमारा। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है भाई, यहाँ पर लगाएं डबल कोट्स, ठीक।
नीचे से नहीं ना चेंज किया मैंने अभी इस दफ़ा। मैं कहा अब इस सूरत में मैं नीचे से चेंज नहीं कर रहा, और यहाँ आकर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फाइल डॉट HTML और डबल कोट्स बंद। फर्क पता लग गया दोनों तरीकों में? यानी अगर आप नीचे से चेंज ना करें तो आप डबल कोट्स लगाकर भी सेव कर सकते हैं, और अगर आप नीचे से चेंज कर लें तो आप उसी तरह सेव कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों में से जो आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके को यूज़ करें। दोनों तरीके इस्तेमाल करने ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हैं। यानी डबल कोटेशन लगाएंगे तो भी HTML फाइल ही बन जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, नीचे से आपको ऑल टाइप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप ऑल फाइल्स कर लेंगे तो फिर डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। बन गई है फाइल हमारी एक। आएंगे इधर वापस, बन गई फाइल देखें। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सी फाइल है अब हमारी? HTML फाइल है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। पेज पे तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बॉडी में तो कुछ नजर नहीं आना चाहिए ना हमें। इस पे कहाँ पे नजर आना चाहिए? सिर्फ टाइटल वाले हिस्से पर। तो अगर हम टाइटल वाले हिस्से पर देखें क्या नजर आ रहा है हमें? लोकल और शेयर्ड फाइल। ठीक है, ये वेबसाइट नहीं है इसलिए URL नहीं आ रहा। जो वेबसाइट थी उसके साथ URL आ रहा था, इसका URL नहीं आ रहा कि भाई ये लोकल फाइल है ये वाली। ठीक है, लेकिन इसके साथ तस्वीर अभी नजर नहीं आई हमें, नहीं आई ना? ओके, इस फाइल में है जरा। अब अगर मैं ये आपसे कहूँ कि भाई इसका ज़रा टाइटल चेक करते हैं, ये लाइव है ना वेबसाइट, ये तो वेबसाइट लाइव है, मैं इसका टाइटल चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम। थैंक यू। यहीं तक कहाँ पर हैं हम? वेबसाइट पे नहीं, मैं क्या किस जगह पर हैं अभी हम इस वक्त? वेबसाइट पे। वेबसाइट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है देखें ऑप्शंस? जी, हम इस पे आ जाते हैं। क्या लिखा है इस पे? व्यू पेज सोर्स। इस वक्त करना क्या जा रहा हूं मैं? वेबसाइट का कोड देखना चाह रहा हूं। ठीक है, कोडिंग चेक कर रहा हूं मैं। हाँ जी, कुछ परेशानी हुई है देख के इतनी लंबी कोडिंग कि ये क्या, ये हम सीखेंगे। हमें इतनी मुश्किलात में नहीं पड़ना, हमने सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो हमसे रेलिवेंट है। जरा चेक करें कि टाइटल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा है? आ गया। कौन सी लाइन में है भला? 11 में हमें जी टाइटल नज़र आ गया, लिखा हुआ है टाइटल बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान और एंड टाइटल। ठीक है, ये इसका टाइटल लगा हुआ आ रहा है, वही हमने भी लगाया अभी। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जरा, इसमें एक चीज़ और भी मैंने दिखानी है आपको। वो क्या? ये तस्वीर कहाँ पर लगी हुई है? देखते हैं जी कहाँ लगी हुई है। लाइन नंबर 45 जी, लाइन नंबर 45 पे कोड लिखा हुआ है जी। क्या कोड है? ये वाला। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ और यहाँ लाकर गलत जगह पेस्ट करें, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, टाइटल से तो भाई निकालें ना इसको, और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इसको 2 लाइनों में भी कर देता हूँ। यानी अब एक और टैग आ गया बीच में। ये जो है, ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा था टाइटल बार में, सॉरी इमेज नजर आ रहा था, इस इमेज को हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। जो इमेज आपको टाइटल बार में नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी के ऊपर पेप्सी का लोगो लगा हुआ होता है। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अभी बोलना ही सीखते हैं, तो वो भी पहचान कर लेते हैं पेप्सी की कि ये पेप्सी है। किस वजह से? लोगो की वजह से।
सेम इसी तरह हम भी यही कह रहे हैं कि कोई भी बंदा जब अपने क्रोम में हमें बार बार विजिट करे तो हम उसे उसके क्रोम पे इमेज के तौर पर नज़र आना शुरू हो जाए, ताकि उसको हमारी पहचान हो जाए कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये कैसे लगाना है हम लोगों ने। लिंक आगे क्या लिखा हुआ है जी हमने, रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। अब देखें बेसिकली तस्वीर तो बड़ी है, यही तस्वीर अगर आप नीचे भी देखेंगे तो लगी होगी, वहाँ पर तो ये बहुत बड़ी इमेज होगी, लेकिन यहाँ पर ये किस तरह आ रहा है, एक छोटे से आइकन की सूरत में आ रहा है। ठीक है, सो हमने इसे क्या कहा कि भाई एक लिंक लगा रहे हैं हम, जिसको लगा किस तरह रहे हैं, एक आइकन की सूरत में लगा रहे हैं, और इसका मैंने टेक्निकल नाम आपको क्या बताया है, फेविकॉन इमेज। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, फेविकॉन इमेज। ठीक है जी, और आगे क्या लिखा है हमने, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। अब रेफरेंस तो समझ में आता है, हाइपर का मतलब क्या होता है कि ऐसी भी चीज, ऐसी कोई चीज जो कि ओवर द इंटरनेट होती है, तो उसको हम हाइपर बोलते हैं। हाइपर लिंक इंटरनेट के ऊपर लिंक पड़ा हुआ है, हाइपर रेफरेंस इंटरनेट के ऊपर कोई रेफरेंस पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, आगे लिखा हुआ आ रहा है इमेजेस। इसका क्या मतलब है कि भाई ये वेबसाइट जहाँ पर चल रही है वहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर ये एक तस्वीर है। अभी फिलहाल अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो हमने तो अभी फोल्डर कोई नहीं बनाया ना उसके अंदर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ ये इमेज चाहिए कि नहीं चाहिए, इमेज तो चाहिए होगा, तस्वीर तो चाहिए होगी हमें ये वाली। सो आगे लिखा हुआ आ रहा है favicon.png। फेविकॉन क्या है, फाइल का नाम है, ये ABC भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये फेविकॉन बनाया था तो हमने कहा कि भाई याद रखे ताकि हमें भी पता लगता रहे कि ये फेविकॉन वाली फाइल है, तो हमने इसका नाम फेविकॉन रख दिया। लेकिन ये शर्त नहीं है, फेविकॉन रखना रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, हम अपने लिए कंफर्ट कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि ये जो फाइल लगी हुई है ये फेविकॉन की फाइल है। आगे फॉर्मेट आ रहे हैं, बस दो फॉर्मेट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, एक जेपीजी और एक पीएनजी। यानी आपने जब भी इमेजेस की बात करनी है तो हमने क्या बात करनी है, यहाँ तो हमारा इमेज जेपीजी होगा या पीएनजी होगा, यहाँ हमारा इमेज जेपीजी होगा, यहाँ यानी आपने यहाँ पर जो इमेज लेकर आना है यहाँ तो वो पीएनजी होगा, यहाँ जेपीजी होगा। अब इशू ये है कि हमारे पास ये टैग तो आ गया, मैंने पेस्ट भी यहाँ पे कर दिया है, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है। क्या ख्याल है, नहीं है ना, एक तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सही किया है, सबको पता है ना मैं क्यों मिटाया इसको। हाँ, अगर मैंने भी यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर बना के उसके अंदर ये रखनी होती तो मैं लगा रहने देता उसको। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कोई भी मैं तस्वीर ले लेता हूँ और आपको समझाने के लिए मैं ये काम करता हूँ ताकि आपको नेट से भी आ जाए, जरा नेट पर आ जाते हैं। लीजिए हम लिखते हैं कमर्शियल। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो डिज़ाइनर नहीं है। डिज़ाइनर कौन है वैसे भाई दबे, जिनकी डिज़ाइनिंग आती है थोड़ी बहुत, आपको आती है बस, और किसी को नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती है, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ फिर भी नहीं आती है मुझे, तो जितनी मुझे आती है ना उतनी आपको आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या जितनी मुझे आती है उतनी आपको सिखा दूंगा और पूरी कर लेता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कैसे, इसका एक लेक्चर लेंगे हम फोटोशॉप में कि हमें क्या चाहिए, कितना हमें फोटोशॉप आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल है मैंने आप लोगों की क्लास ही डिस्कस किया था एक प्लेलिस्ट, आपको बताई थी मैंने, तो उन्होंने देखी है प्लेलिस्ट, जिन्हें नहीं आता मैंने चेक की थी तो देखिए, अगर आपको देखें बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना बंदा, तो ऑलराउंडर अगर आप हैं तो फिर आपका काम चलता है, अगर आप ऑलराउंडर नहीं है ना फिर नहीं काम चलेगा। आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, यानी कि हरफन मोला बनना पड़ेगा आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हरफन मोले का मतलब ये भी नहीं होता कि आप पहले 6 दिनों में ही हरफन मोला बन जाए, मतलब उसमें टाइम भी लगेगा आपको हरफन मोला बनने में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक पूरे का पूरा पैकेज है, मतलब उसमें एक चीज़ नहीं है, यानी कोई एक टूल नहीं है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ टूल्स हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ टूल्स की स्किल की ज़रूरत है। तो मैंने आप लोगों से एक प्ले लिस्ट शेयर की थी फोटोशॉप की, जिसमें सिर्फ बेसिक लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपको वो बेसिक लेसन सिर्फ देखने हैं, अभी बेसिक लेसन, और उसको ऑपरेट करना है। एक लेक्चर मैं लूँगा फोटोशॉप का जिसमें मैं आपको फोटोशॉप इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। लो जी, कमर्शियल किचन लोगो, और आगे मैंने लिख दिया पीएनजी। काफ़ी सारे लोगोज आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कहाँ जाता हूँ, इमेजेस में आ जाता हूँ, जो भी लोगो लगाना चाहते हैं जी यहाँ से पकड़ें और उसको लगा दें। सर ये लगा देता हूँ मैं, चलो लोगो अगर ये किसी ने लगाया हुआ तो वो ये तो नहीं लगाने, तो पढ़ाने के लिए लगा रहा हूँ ना यार, आप
हमने तो खुद बनाना है अपना लोगो, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक कर करते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, सेव, इसको सेव कर लो, PNG में आ रहा है, ठीक। नाम बड़ा अजीबोगरीब सा नाम है, इसका नाम ज़रा बेहतर कर लेते हैं जी। वापस चलें अपने फोल्डर में। क्या नाम था आपने, फेवी रखा हुआ था ना ऊपर, फेविकॉन रखा हुआ था, यहाँ पर भी फेविकॉन ही रख लेते हैं। चलो जी, मैंने इसका नाम रख लिया फेविकॉन और इसको कर दिया सेव। सर जी ये डिजिटल मार्केटिंग का जो आप कोर्स करा रहे हैं इसमें क्या सिखा रहे हैं? बैठ जाए आप। सर जी मैं क्लास वेब डेवलपमेंट की क्लास ले रहा हूँ। मैं भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ के मेरे पास आ जाओ। अच्छा सर आपकी क्लास किस टाइम खत्म होगी? ये भी मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में आ जाएगी, 15-20 मिनट मेरे पास आ जाओ, ठीक है, 15-20 मिनट बाद? 15 मिनट में आ जाओ मेरे पास, ठीक है। हो गया जी, इमेज भी सेव हो गया, उसी जगह पर सेव हो गया। अब आ जाए इधर, इसका मतलब क्या हुआ, नाम में मैंने कोई हेरफेर तो नहीं की, वही नाम है ना जो हमने वहाँ पे रखा है, वही नाम यहाँ पे टाइप हुआ है। अगर यहाँ पर स्पेलिंग कुछ और होंगे, वहाँ पर स्पेलिंग कुछ और होंगे, यहाँ पर फॉर्मेट कुछ और होगा, वहाँ पे फॉर्मेट कुछ और होगा, तो फिर एरर आएगा। और एरर आने का मतलब ये भी नहीं है कि कोई एरर मैसेज आएगा जी। सेव कर दें इसको, एज इट इज सेव कर दें। चलो अब इसको दोबारा से चला लें। अब ये इमेज भी आ गया नजर आपको, यहाँ पे चेक करें जरा, ऊपर लोगो भी चला गया। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें जो सबसे थिक चीज है ना, वो है मेटा टैग्स। वो हम आगे जाकर देखेंगे, वो भी नहीं देख रहे, ठीक। यानी कि अब हम इसके अंदर हमने कुछ मेटा टैग्स भी लगाने हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं, अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, मेटा कि मेटा किसे बोलते हैं। मेटा का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ें समराइज करके बताना चाह रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर इंफॉर्मेशन, यानी मैं चाहता हूँ कि अपनी वेबसाइट के मुतालिक कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो कि वेबसाइट मेरी किस चीज़ के मुतालिक है, तो इसके लिए मैं माइक्रो डाटा इस्तेमाल करूँगा, वो मेटा के अंदर आ जाएगा हमारा कि भाई ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है, ठीक है। वो आगे जाकर हम देखेंगे, उसकी अभी हमें नहीं देखना उसको। वापस इधर है, अब कहाँ चले, बॉडी में। अभी तक हमने पेज के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा ना, हमारे पेज में अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। अब हम आ जाते हैं पेज पे, बस ये एक आखिरी टॉपिक करते हैं। और अगर मैं वेबसाइट में देखूं तो वेबसाइट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पहले टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, वो कौन सा टेक्स्ट नजर आ रहा है? हेडिंग। और अगर आप ये हेडिंग को देखें तो ये आपको बार बार नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल उसी तरह नजर आ रही है जैसे बुक्स आप पढ़ते हैं, तो बुक्स में भी हेडिंग का स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर हेडिंग होती है, नीचे पैराग्राफ होता है, ऐसे ही लिखा होता है ना। और पैराग्राफ में कोई चीज़ अगर ऐसी आ जाए जिसको नुमायां करना हो, उन्होंने एम्फेसिस करना हो उसके ऊपर, तो उसको उन्होंने बोल्ड किया होता है। अब अगर मैं हेडिंग को देखूं तो दिखने में वो भी मुझे बोल्ड लग रही है, लेकिन ये जो दो टर्म मैं इस्तेमाल करूँ ना, बोल्ड और हेडिंग, ये दो अलग-अलग फीचर्स हैं, दो अलग-अलग चीज़ें हैं जिनको हमें अलग-अलग इस्तेमाल करना है। जब मैं बोल्ड की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं पैराग्राफ के कंटेंट को बोल्ड करने की बात कर रहा हूँ, और जब मैं हेडिंग की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं पैराग्राफ के कंटेंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि पैराग्राफ के हेडर की बात कर रहा हूँ कि इस पैराग्राफ का हेडर क्या होना चाहिए। आ जाते हैं, हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास। अब आप ये देख रहे थे, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, तो वहां पर सब हेडिंग स्टाइल एक साइज के भी नहीं थे, डिफरेंट थे ना। बेसिकली हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं जी। ये मैं वैसे ही आप लोगों के नॉलेज के लिए ही लिख रहा हूँ। चलो, हाँ, हेडिंग स्टाइल्स कितनी है हमारे पास? H1 से लेकर H6, यानी बेसिकली ये H1 क्या है? टैग है ना। H6 क्या है? टैग है। सो और कौन कौन से टैग्स हैं? H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये टैग लगा देता हूँ।
H1 और यहाँ पर मैं फिलहाल हेडिंग स्टाइल लिख देता हूँ सिर्फ फर्स्ट लिखने की बजाय, ताकि मुझे ज़्यादा टाइपिंग ना करनी पड़े। सबको पता लग गया, मैंने उसे एंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से पिक करता हूँ, और इसे मैंने क्या कर दिया 2, फिर मैंने क्या कर दिया 3 और फिर 4। टोटल कितने हैं हमारे पास 6 है। इतने सारे हेडिंग स्टाइल देने का मतलब क्या है, जी ये मैंने 6 के 6 लगा दिए। इसको भी सेव कर दें। इसको जरा रीलोड करें फाइल को। हाँ, पता लग गया। यानी वो ये कह रहा है कि आपने हेडिंग्स लिखनी है, तो आपने इस बेसिकली ये उसने आपको हेडिंग स्ट्रक्चर दे दिया है। कहते हैं आप कोई कंटेंट अपना लिख रहे हैं, तो आपने जब बात शुरू करनी है तो आपने हेडिंग 1 से शुरू करनी है। फिर जब आपको उसकी आगे से सब हेडिंग लगानी है, तो फिर आपने 1 नहीं लगानी, बल्कि उसके नीचे वाली कोई हेडिंग लगानी है। H2 लगा लें। H2 का अगर आप चाह रहे होंगे कुछ उसका सब आपने टाइप करना है, तो उसको आप 3 लगाएं। अब कहने को तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भाई हेडिंग्स यूज़ करें हम, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। यानी कि एसईओ का मेन फैक्टर, जैसे मैंने कहा ना कि कंटेंट एक मेन फैक्टर है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो है कि यूज़ ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, कि क्या आपने प्रॉपरली अपनी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है कि इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और इसकी हायरार्की का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका चौथा पैराग्राफ है और वो H1 यूज़ कर रहा है और पहला पैराग्राफ जो है वो H5 यूज़ कर रहा है। यानी आपने इसी हायरार्की के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आप ये हेडिंग स्टाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है लोगों का, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका मेन टॉपिक क्या है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। और क्राउलर को भी पता लग रहा है कि भाई आपने उसके स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। सर ये 2 पैराग्राफ सेम हेडिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कराने हमें। नहीं, मतलब हमारे अब पैराग्राफ डिफरेंट है कि एक में हम बता रहे हैं हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं और एक में हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल हमें ये कहता है कि आपने हेडिंग स्टाइल्स को भी रिपीट नहीं करना। ट्वाइस तो कर लिया, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि अगर आपने 6 हेडिंग स्टाइल्स लगाए हुए हैं और सारे आपने 1 और 2 लगा लिए हैं, वो कहता है फिर दूसरे वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ भी ज़हन में रखेंगे, ये जो हेडिंग का साइज़ है, आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला साइज़ जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हेडिंग में ही कंट्रोल करेंगे, ये वेब डेवलपर कंट्रोल करेगा स्टाइल शीट में जाकर, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इसी में कंट्रोल होना, ये स्टाइल शीट में भी कंट्रोल होगा। या आप उसको कहेंगे कि भाई ये मेरी पहले वाली हेडिंग बड़ी होनी चाहिए, दूसरे वाली हेडिंग इस साइज़ की होनी चाहिए, तीसरे वाली हेडिंग इस साइज़, ये उसने खुद पहले इस तरह की बना के रखी होगी। लेकिन आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट के अंदर जाकर हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। यानी आपने एज एसईओ ऑप्टिमाइजर देखना है कि क्या वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है, और आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमने आज कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका देख लिया।